Welcome back to all of you and good afternoon all. Very good afternoon all. Okay, so let's start today our session. आज हम ब्लूम टेक्सोनॉमी का थर्ड पार्ट करेंगे. ठीक है, पिछले सेशन में हमने 2 सेशन लिए हैं. अभी तक हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी पर फर्स्ट सेशन में हमने क्या सीखा था. फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि ब्लूम टेक्सोनॉमी को किस बेस पर रिवाइज किया गया है, क्या क्या चेंजेस ब्लूम टेक्सोनॉमी में किए गए हैं. ये सभी हमने फर्स्ट क्लास में देखा था. कितने चेंजेस किए गए थे. फर्स्ट चेंजेस था टर्मिनोलॉजी बेस्ड, जिसमें ब्लूम टेक्सोनॉमी के वर्ड्स चेंज किए गए हैं. ठीक है. और सेकंड था स्ट्रक्चरल चेंजेस, जिसमें ब्लूम टेक्सोनॉमी में क्या बताया गया है. जो ओल्ड वर्जन था ब्लूम टेक्सोनॉमी का 1956 का, वो सिंगल डायमेंशन था. ठीक है. उसमें ओनली डोमेन्स में, कॉग्निटिव डोमेन्स में सिर्फ लेवल्स बताए गए थे. ठीक है. लेवल डायमेंशन की गई थी कि कॉग्निटिव डोमेन में 6 लेवल रहेंगे और इनका क्या काम होगा वही बताया गया था. परंतु जो रिवाइज्ड है, रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी है आरबीटी, रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी, उसमें टेक्सोनॉमी को, कॉग्निटिव डोमेन को 2 डायमेंशन बताया गया है. सिंगल डायमेंशन नहीं है, 2 डायमेंशन है. फर्स्ट वन इज नॉलेज बेस्ड, 3 टाइप्स की हमने नॉलेज देखी थी. और सेकंड डायमेंशन कौन सी थी. डोमेन्स के जो लेवल है, कॉग्निटिव डोमेन्स के जो 6 लेवल्स है, वो है सेकंड डायमेंशन. फर्स्ट डायमेंशन इज नॉलेज, जिसमें नॉलेज कौन कौन सी थी. फैक्चुअल नॉलेज थी, प्रोसीजर नॉलेज थी, देन आपकी कौन सी थी, कॉन्सेप्शन नॉलेज थी, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज थी. 4 टाइप्स की नॉलेज बताई गई थी फर्स्ट डायमेंशन में. सेकंड डायमेंशन में बताया गया था, जो ऑलरेडी फर्स्ट डायमेंशन में था, कि इसमें कॉग्निटिव डोमेन में कितने लेवल्स है. 6 लेवल है और उनके कीवर्ड्स बताए गए थे, एक्शन वर्ड. रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी 2 डायमेंशन एंड ओल्ड वर्जन सिंगल डायमेंशन. ठीक है. और जो सेकंड सेशन था हमारा पिछले कल का, उसमें हमने क्या देखा था. कॉग्निटिव डोमेन को हमने इलेबोरेट किया था. हमने ओल्ड वर्जन को डिटेल में देखा था. ठीक है. और फिर हमने उसके बाद रिवाइज मॉडल को डिटेल में पढ़ा था. ठीक है. तो पिछले कल के सेशन में कई बच्चों को डाउट्स थे, आज मैं उनके डाउट्स बता रही हूँ. शशि सिंह, आपने देखिए क्या गलती की है. आप लिख रहे थे ओल्ड और न्यू वर्जन को आपने कंपेयर किया है विद नेम. आपने नाउन वर्ड्स के साथ वर्ब वर्ड्स बताए हैं. यहाँ पर आपने बताया है नॉलेज जो कि प्रीवियस मॉडल है, रिमेंबरिंग इन न्यू वर्जन, ये सही लिखा है आपने. नेक्स्ट आपने बताया है कॉम्प्रीहेंशन ओल्ड वर्जन है, राइट, एंड अंडरस्टैंडिंग इज रिवाइज्ड मॉडल, वेरी गुड. नेक्स्ट आपने एप्लीकेशन लिखा है, एप्लीकेशन इन ओल्ड मॉडल, अप्लाइंग इन न्यू मॉडल, ये भी आपने बिल्कुल सही लिखा है शशि सिंह. नेक्स्ट आपने क्या लिखा है, एनालिसिस, एंड इन रिवीजन में क्या है, एनालाइजिंग, ये भी सही है. नेक्स्ट आपने क्या किया है, देखिए यहाँ पर सभी देखिए बड़े ध्यान से. इन्होंने क्या किया है, सिंथेसिस. ओल्ड वर्जन में इन्होंने बताया है कि सिंथेसिस है, और ओल्ड वर्जन से जो न्यू वर्जन में टर्मिनोलॉजी को चेंज किया गया है, इन्होंने बताया कि सिंथेसिस को इवेल्युएटिंग में चेंज किया गया है. जबकि शशि सिंह ऐसा नहीं है. सिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है, सिंथेसिस का मीनिंग होता है कुछ जनरेट करना, न्यू क्रिएट करना. ठीक है. तो सिंथेसिस क्या रहेगा, क्रिएट रहेगा. ठीक है. और इवैल्यूएशन आपने क्या किया है, लास्ट जो प्रीवियस मॉडल का जो लास्ट स्टेप है उसको आपने इवैल्यूएशन सही बताया, बट आपने इवैल्यूएशन को क्रिएटिंग में लिख दिया है, जबकि इवैल्यूएशन को चेंज किया गया है इवैल्यूएटिंग में और सिंथेसिस को चेंज किया गया है क्रिएटिंग में. आपने स्टेप बिल्कुल सही लिखे हैं, बट आपने को रिलेट अच्छे से नहीं किया है. सिंथेसिस के साथ क्रिएटिंग आएगा, इवैल्यूएटिंग के साथ, इवैल्यूएशन के साथ इवैल्यूएटिंग आएगा. ठीक है. ऑर्डर आपके सही है, ऑर्डर में कोई मिस्टेक नहीं है. अगर आप कंपेयर करें कि इस वर्ड को इसमें चेंज किया गया है तो वो सही नहीं है. ठीक है शशि सिंह, होप आपने ये ऑर्डर बताया है, ऑर्डरिंग में आपको कोई कन्फ्यूजिंग नहीं लग रही है. बट जो वर्ड को चेंज किया गया है, मे बी आपको उसमें कन्फ्यूज़न हो, तो सिंथेसिस को चेंज क्रिएट में किया गया है. ठीक है. शुभांगी सिंह ने पूछा है कि लास्ट के टू, आई होप आपका यही डाउट है जो मैंने अभी शशि सिंह में बताया. ठीक है. यहाँ पर देखिए शुभांगी सिंह ने
यस, शुभांगी सिंह ने बताया है। लास्ट के 2 में उनको कन्फ्यूज़न है, तो लास्ट के 2 देखिए ओल्ड में क्या है। लास्ट के 2 ओल्ड में है, जो मतलब कि आपका 5th स्टेप है लास्ट मॉडल में। प्रीवियस मॉडल में वो है सिंथेसिस, ठीक है, जिसको चेंज किया गया है न्यू मॉडल में क्रिएट में, और जो कि क्रिएट फाइनल स्टेप है 2001 की टेक्सोनॉमी में, रिवाइज टेक्सोनॉमी में, ठीक है। सिंथेसिस का मीनिंग ही ये होता है कि आप कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ न्यू क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और इवैल्यूएशन को चेंज किया गया है इवैल्यूएट में। इवैल्यूएशन जो ओल्ड टेक्सोनॉमी है उसमें फाइनल स्टेप है, जबकि रिवाइज टेक्सोनॉमी में इवैल्यूएशन सेकेंड लास्ट स्टेप है। आप यहाँ पर डायग्राम से देखिए, ध्यान से देखिए, कलर देखिए। यहाँ पर नॉलेज ग्रीन में है तो रिमेंबर भी ग्रीन कलर में है, कॉम्प्रिहेंशन ब्लू, अंडरस्टैंडिंग भी ब्लू में है, एप्लीकेशन आपको रेड कलर में डिनोट किया गया है और अप्लाई भी रेड कलर में। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि किसको किस में चेंज किया। यहाँ देखिए सिंथेसिस को, ये लाइट ऑरेंज है, इसको क्रिएट में चेंज किया गया, तो क्रिएट का भी कलर बैकग्राउंड क्या है, लाइट ऑरेंज है। इवैल्यूएशन का बैकग्राउंड येलो है तो इवैल्यूएट में चेंज किया गया जिसका बैकग्राउंड भी येलो है। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट डाउट किसका है, साक्षी अग्रहरी। नो मैम, आरबीटी में फाइनल स्टेप इवैल्यूएटिंग है। तो देखिए साक्षी, यहाँ पर आपके सामने पिक्चर है, पिक्चर में ध्यान से देखिए। फाइनल स्टेप आरबीटी है, ये आरबीटी नहीं है साक्षी, नोट डाउन, आरबीटी नहीं है, आरबीटी है, रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी। आरबीटी नहीं है, आरबीटी, ठीक है, और कैपिटल में है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपने यहाँ पर लिख दिया नो प्रॉब्लम, बट एक्चुअल में ये आपके कैपिटल वर्ड्स होंगे और ये आरबीटी है, ठीक है। तो फाइनल स्टेप देखिए आरबीटी में साक्षी क्या है, क्रिएट है, नॉट इवैल्यूएटिंग, ठीक है, डोंट कंफ्यूज। आप क्या कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, सेम मैच कर रहे हो आगे। जैसे इवैल्यूएशन है तो आप सोच रहे हो कि प्रीवियस मॉडल में इवैल्यूएशन है तो इसे इवैल्यूएटिंग में चेंज किया है, गुड, इसे इवैल्यूएटिंग में चेंज किया गया है, बट ये फाइनल स्टेप नहीं है रिवाइज का, ठीक है, ये सेकेंड लास्ट स्टेप है, इसको ख्याल में रखें। साक्षी, आप इसको पिक्चर से याद रखें, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ड टू वर्ड में लास्ट में ही चेंज किया गया, सिंथेसिस को क्रिएट में चेंज किया गया है, जो कि फाइनल में जो रिवाइज टेक्सोनॉमी उसका फाइनल स्टेप है। क्यों, क्योंकि सिंथेसिस का एक्चुअल मीन ही क्रिएट करना होता है। अब देखिए जैसे ओल्ड मॉडल में किया गया था कि पहले आप क्रिएट कर रहे हो उसके बाद आप उसे इवैल्यूएट करो, ऐसा तो नहीं होता है कि आप पहले न्यू अच्छे से पढ़ाई करने के बाद एक मॉडल तैयार कर लो, आपने क्रिएट कर लिया, अब आप उसे इवैल्यूएट करो कि आपने कहाँ गलती की है, ऐसा तो नहीं करोगे ना आप। इससे क्या होगा, आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए रिवाइज करके क्या बताया गया कि आप अच्छे से एनालाइज करो, पहले अप्लाई करना सीखो, फिर एनालाइज करो, उसके बाद इवैल्यूएट करो कि किसको आपको डिलीट करना है और किसको आपको रखना है, ऐड करना है, उसके बाद आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसलिए क्रिएट आपका फाइनल स्टेप रहेगा, क्रिएट इज अ फाइनल स्टेप साक्षी, डोंट कंफ्यूज, ओके। नेक्स्ट डाउट किसका है, नेक्स्ट डाउट है प्रमोद वर्मा का। इन्होंने पूछा है एक्शन वर्ब में मैं ऑलरेडी कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। प्रमोद वर्मा, आप कंफ्यूज हो जाते हैं एक्शन वर्ब में। तो एक्शन वर्ब क्या होते हैं, एक्टिंग वर्ड होते हैं, जो काम करने वाले वर्ड होते हैं। देखिए यहाँ पर एन एक्शन वर्ब इज अ वर्ब दैट डिस्क्राइब एन एक्शन लाइक रन, जंप, किक, ईट, ब्रेक, क्राई, स्माइल और थिंक। इसमें क्या है कि कोई क्रिया दर्शाते हैं ये वर्ड। जैसे आपके एक्शन वर्ड यहाँ पर देखिए क्या है, रिमेंबरिंग मीन्स याद करना, जिसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि आप याद कर रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, आप समझ रहे हैं। अप्लाइंग, आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें आईएनजी आ गया, दैट इज अ एक्शन वर्ड, कि आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। इनका डाउट है कि वर्ब में कंफ्यूज हो जाता, तो आपको देखिए मैंने यहाँ पर आपको जो बताया है, रिमेंबर भी लिख सकते हैं आप, रिमेंबरिंग भी लिख सकते हैं। अगर आप रिमेंबर लिख रहे हैं तो अगर आप आईएनजी इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो किसी में भी मत कीजिए आईएनजी इन्वॉल्व। अगर आप आईएनजी इन्वॉल्व कर रहे हैं तो सभी में इन्वॉल्व करना होगा आपको, ताकि सभी एक जैसा प्रोसीजर लगे, एक जैसी स्कीम में लगे, सिस्टमेटिक ऑर्डर में लगे, ठीक है। हो प्रमोद वर्मा, आपको डाउट क्लियर हुआ होगा।
ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं रिमेंबर याद रखूँ या रिमेंबरिंग याद रखूँ, दोनों एक ही बात है। बस इतना सा याद रखना है, अगर आप आईएनजी यूज़ कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली सभी लेवल में सभी के लिए आपको आईएनजी यूज़ करना है। अगर आप आईएनजी यूज़ नहीं कर रहे तो किसी में भी आपको आईएनजी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट डाउट किसका है, कंचन चौधरी। कंचन चौधरी क्या पूछ रहे हैं, अप्लाई करना या एप्लीकेशन करना। डियर, जो आपका डाउट है वहाँ पर हमने आपसे शायद से पूछा था कि फाइनल रिवाइज टेक्सोनॉमी में क्या हमने पूछा था कि अप्लाई में क्या आएगा ओल्ड वर्जन में, ठीक है। आई थिंक आपको एप्लीकेशन और अप्लाई में डाउट है। तो डियर यहाँ पे देखिए ओल्ड वर्जन में एप्लीकेशन है, रिवाइज मॉडल में अप्लाई है, ठीक है। ओल्ड वर्जन कौन सा है, नाउन बेस्ड है, और रिवाइज मॉडल वर्ब बेस्ड है, ठीक है। आपको पिक्चर के माध्यम से याद रखना है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि 1956 का ओल्ड वर्जन है और 2001 का रिवाइज मॉडल। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले ले और अपने पास संभाल सकते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सा ओल्ड वर्जन का वर्ड है, कौन न्यू वर्जन का वर्ड है, ठीक है। कंचन चौधरी का डाउट। नेक्स्ट है साक्षी, इवेल्यूएशन इवेल्युएटिंग। मैम ये समझ नहीं आ रहा है प्रियंका मुझे भी। अश्विनी रिप्रोड्यूस, ये एक्टिव वर्ब किस में आता है, कंचन चौधरी लास्ट 4th and 5th इन ओल्ड एंड न्यू कन्फ्यूज। कंचन चौधरी कन्फ्यूज है 4th और 5th में, ठीक है। ये देखिए 4th और 5th वही है जो यहाँ पर किसका डाउट है, आई थिंक शुभांगी का लास्ट 2 डाउट था, जो वही है कंचन चौधरी का डाउट लास्ट 4th और 5th में। सिंथेसिस को डियर क्रिएट में चेंज किया गया है, सिंथेसिस चेंज इनटू क्रिएट, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने देखिए जो शशि सिंह है इन्होंने ऑर्डर सही किए हैं, ऑर्डर इनका सही है, बट इन्होंने अगर ये बताएं कि किस में किसे चेंज किया गया तो वो सही नहीं है। यहाँ पर सिंथेसिस को क्रिएटिंग में चेंज किया गया है, इवेल्युएशन को एवेल्युएट में चेंज किया गया है। इस टेबल को आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले, इसे आप रिमेंबर करने की कोशिश करें और साफ साफ इस बात को समझे कि पहले जो वर्ड है यहाँ पर नॉलेज, देखिए नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन ये सेम चेंज किया गया है वर्ड टू वर्ड, ठीक है। जो जैसे था मतलब कि इनका स्टेप वाइज ऑर्डर वही रखा गया, बट सिंथेसिस को क्रिएट में चेंज किया गया है। सिंथेसिस का मीनिंग समझिए, सिंथेसिस का मीनिंग ही क्रिएट करना होता है, कुछ न्यू क्रिएट करना है, न्यू इन्वेंट करना, और क्रिएट भी वही है, ठीक है। आप एक्चुअली कहाँ कन्फ्यूज हो रहे हैं, वर्ड मीनिंग में कन्फ्यूज हो रहे हैं। सिंथेसिस का मीनिंग क्रिएट है, इवोल्यूशन और इवेल्युएट में आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। आपको जैसे मैंने अभी बताया कि आप क्रिएट करने के बाद उसे इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, पहले इवेल्युएट कर लीजिए, छानबीन कर लीजिए किस चीज़ को आपको रखना है, क्या चीज़ सही है, क्या इफ़ेक्टिव है, क्या कम इफ़ेक्टिव है। उसके बाद आपको अपनी जो स्किल है उसके लिए जो प्रोसीजर है वो फाइनल करना है कि ये मेरा फाइनल है कि इस स्किल को मैं इसी वे में करूँगा, ठीक है। तो किसका डाउट था, कंचन चौधरी का डाउट था, ठीक है। कंचन चौधरी लास्ट 4th और 5th में डाउट था। अश्विनी मिंदे, रिप्रोड्यूस ये एक्टिव वर्ब किस में आता है। रिप्रोड्यूस का मतलब देखिए अश्विनी मिंदे क्या होता है, रिप्रोड्यूस मीन्स क्रिएट करना। तो रिप्रोड्यूस ये वर्ड है जो वर्ब है, एक्शन वर्ब है, ये आपका क्रिएट स्टेप में आएगा, ठीक है। क्रिएट में फाइनल स्टेप में आएगा। रिप्रोड्यूस आप कुछ क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस मीन कि पहले आपने कुछ सीखा, उसके बाद उस चीज़ को आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो, फिर से बना रहे हो, फिर से तैयार कर रहे हो न्यू टेक्निक से। तो ये जो रिप्रोड्यूस है ये अश्विनी मिंदे किस में आएगा, लास्ट स्टेप में आएगा, क्रिएटिंग स्टेप में, ठीक है। तो इवेल्युएशन इवेल्युएटिंग में आई होप साक्षी और प्रियंका का डाउट क्लियर हुआ होगा। इवेल्युएशन प्रीवियस मॉडल है और इवेल्युएटिंग न्यू है, ठीक है। और इनकी स्टेपिंग भी मैंने आपको बता दिया, इनका ऑर्डर भी बता दिया है कि इवेल्युएशन जो ओल्ड टेक्सोनॉमी है उसमें फाइनल स्टेप है, जबकि न्यू में ये फाइनल नहीं रखा गया क्योंकि आप क्रिएट करने के बाद इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी जितनी रिसर्च है वो वेस्ट हो जाएगी। आपको फिर से मतलब कि आप इवेल्युएट किए उसके बाद नहीं सॉरी आपने क्रिएट किया, ठीक है, उसके बाद आप इवेल्युएट कर रहे हैं, तब आपको क्या होगा, उस क्रिएट करने के बाद आपने इवेल्युएट किया, इवेल्युएट करने के बाद आपको फिर से क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या हो गया, आपकी ऑर्डरिंग भी चेंज हो रही है। तो इसलिए फाइनल स्टेप में क्या रखा गया है,
कि पहले आप इवेल्युएट करें उसके बाद क्रिएट करें, ठीक है। आई होप साक्षी, प्रियंका, अश्विनी, कंचन चौधरी, आपके डाउट क्लियर हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट डोमेन हम शुरू करेंगे। कंचन चौधरी, प्रमोद, साक्षी, शशि, शुभांगी, आपके डाउट्स मैंने लिए हैं। अगर किसी को भी फिर भी डाउट है वो फिर से कमेंट कर ले। नेक्स्ट सेशन हमारा जो रहेगा वो इसी बेस्ड रहेगा, आपके डाउट्स पर बेस्ड होगा और हम नेक्स्ट सेशन में रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन बेसिकली हमारा जो है वो हमारा इफेक्टिव डोमेन पर है। इफेक्टिव नहीं है, अफेक्टिव डोमेन। प्रोनाउंसिएशन में गलती होती है, ठीक है। तो द अफेक्टिव डोमेन सेकंड डोमेन है ब्लूम टैक्सोनॉमी का। फर्स्ट वन डोमेन कौन सा है, कमेंट में बताइए। फर्स्ट डोमेन कौन सा है लर्निंग डोमेन का? फर्स्ट डोमेन कौन सा है ब्लूम टैक्सोनॉमी का? फर्स्ट डोमेन का नेम बताएं। ओके, गुड, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं है, सभी का आंसर बता रहे हैं कि जो फर्स्ट डोमेन है वो कॉग्निटिव डोमेन है, जो कि हमने कर लिया है, ठीक है। पहला डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें कितने लेवल है? 6 लेवल है, ओल्ड में भी और न्यू में भी। सिर्फ ऑर्डरिंग चेंज है, नेम चेंज है, लेवल्स के जो संख्या है, टोटल नंबर है, वो चेंज नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का अफेक्टिव डोमेन। द अफेक्टिव डोमेन का अर्थ वो ही ब्लूम मेसिया 1973, ठीक है। जो ये अफेक्टिव डोमेन है इस पर काम कब हुआ है, इसको लागू कब किया गया है? इसको 1973 में किया गया है। कॉग्निटिव डोमेन को कब, वो बुक उन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी कब प्रतिपादित की थी? हैंडबुक 1956 में। और अफेक्टिव डोमेन को किया गया है 1973 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन विच वी डील विथ थिंग्स इमोशनली सच एज फीलिंग, वैल्यू, एप्रिसिएशन, एंथुसियाज्म, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड। ये जो आपका अफेक्टिव डोमेन है, हमने अभी तक भी आपको बताया कि अफेक्टिव डोमेन किस पर बेस्ड है? आपके इमोशन पर बेस्ड है, आपके एटीट्यूड पर बेस्ड है, आपकी वैल्यूज़ पर बेस्ड है, आपके बिलीफ पर बेस्ड है, आपके फेथ है उस पर बेस्ड है। कि अगर आपको इच्छा है, आप विश्वास करते हैं किसी चीज़ में, आप उसे तभी मानते हैं, आप तभी उसे एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपका मानना है कि एग्जांपल ले लो कि क्लास में आपके जो इंस्ट्रक्टर है उन्होंने स्किल को परफॉर्म करने का एक मेथड आपको बताया, ठीक है। तो आप मानते हैं कि सर ने काफ़ी डिफ़िकल्ट मेथड बताया है, जबकि एक दूसरा बच्चा कहता है कि सर का मेथड सिंपल है अप्लाई करने में। तो ये आपका मानना है, आपके ये मेंटल इस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसे इमोशनली इसको कैसी वैल्यू दे रहे हैं उस प्रोसीजर को जो आपके टीचर ने बताया। हो सकता है जो आप अपना मेथड है आप उसे ज़्यादा सिंपल कहें, तो ये क्या है? वैल्यू पर डिपेंड है, किसे आप कितनी वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो आपकी वैल्यूज़ पर डिपेंड है अफेक्टिव डोमेन, आपकी फीलिंग्स पर है, आपके एटीट्यूड पर बेस्ड है। और नेक्स्ट क्या है कि अगर आप मोटिवेटेड है तभी आप सीख पाएंगे। इंटरनली आप मोटिवेटेड है, खुद से आप प्रेरित है कि अगर आपकी इच्छा है कि मुझे सीखना है, ठीक है, तभी आप सीख पाएंगे, तभी आप उस स्किल को सीख पाएंगे। कुछ भी आपको लर्न करना है तभी आप कर पाएंगे। अगर ऐसा है कि नहीं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसे पढ़ने में, लाइक अगर आप अभी देखिए आपने यूट्यूब पे क्लास ओपन की, आपका इंटरेस्ट है कि मुझे सीखना है कि अफेक्टिव डोमेन क्या है, तो आप क्या करेंगे? आप सीखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर ध्यान लगाएंगे, आपका इंटरेस्ट है, आप सुनने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लिखा है, क्या कहा जा रहा है, आप समझने की कोशिश करेंगे। और एक होगा जस्ट ओपन किया, देखा कितने बच्चे हैं, चैट में देखा कौन आया है, कौन रिप्लाई क्या कर रहा है, कितने लाइक्स आए हैं, कितने डिसलाइक आए हैं, वही देखेगा, ठीक है, और चला जाएगा। इट मीन उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि उसे पढ़ना है नहीं पढ़ना, उसको जस्ट ये है कि जस्ट देख लिया कि है कुछ है, नो टेंशन कि क्या चल रहा है। तो ये क्या है? आपका अफेक्टिव डोमेन पर बेस्ड है कि उसकी सोच क्या है, ठीक है। अगर आपकी सोच है, आपको लगता है कि ये मेरे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप आएंगे, आप सीखेंगे, आप पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि ये तो कुछ नहीं है, हम तो कर लेंगे, तो वो क्या है? आपकी प्रेफरेंस पर है कि आप किसे कितना प्रेफर करते हैं, ठीक है।
और ख्याल में रखिए कि अफेक्टिव डोमेन को कब लागू किया गया था, 1973 में। 3 डोमेन के नेम दिए गए थे 1956 में। 3 डोमेन है जो कॉग्निटिव, अफेक्टिव देन साइकोमोटर, इन तीनों के नेम 1956 में ब्लूम टैक्सोनॉमी में ही दिए गए हैं। ठीक है, उन्होंने जो ब्लूम की जो अपनी कमेटी थी उन्होंने उसी समय बता दिया था कि लर्निंग के 3 डोमेन रहेंगे। ठीक है, बट उन्होंने इलेबोरेट किसे किया था, पहले कॉग्निटिव डोमेन को, जो कि 1956 में किया था। देन अफेक्टिव डोमेन को कब इलेबोरेट किया गया, 1973 में, राइट। तो देखिए अफेक्टिव डोमेन का ऑब्जेक्टिव टारगेट क्या है, इज अवेयरनेस एंड ग्रोथ इन फीलिंग, इमोशन एंड एटीट्यूड। इसका यही एक मकसद है कि आपकी जो एटीट्यूड है उससे डेवलप किया जा सके, आपके नज़रिए को बदला जा सके, आपकी फीलिंग्स है, आपकी इमोशन है, किसी स्किल के प्रति आपके फीलिंग और इमोशन है, इमोशनली आपको प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, अगर आप दिल से तैयार है किसी चीज़ को करने में तो आप उसमें रिजल्ट भी अच्छा दे पाएंगे। अगर आप तैयार ही नहीं हैं, आप उसे अच्छा नहीं मानते हैं खुद से, तो आप नहीं सीख पाएंगे। ये आपके एटीट्यूड पर बेस्ड डोमेन है, बेस्ड ऑन योर एटीट्यूड। जो कॉग्निटिव डोमेन था वो आपकी मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड करता था कि आप कितने होशियार हैं। अब ये जो अफेक्टिव डोमेन है ये आपकी इमोशन पर बेस्ड है कि आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, तो देखिए अफेक्टिव डोमेन की कितने लेवल्स है, हमने पहले भी बताया था, नेम नहीं बताए थे आपको, बट बताया था कि कितने टोटल लेवल है अफेक्टिव डोमेन में। तो अफेक्टिव डोमेन में टोटल 5 लेवल है, 5 लेवल्स आर इन अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, फर्स्ट वन इज रिसीविंग, सेकेंड वन इज रिस्पॉन्डिंग, थर्ड वन इज वैल्यूइंग, फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइजिंग, फिफ्थ वन इज कैरेक्टराइजिंग। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट वन क्या है, रिसीव करना। रिसीव करने के बाद आप जो भी देखे समझे उसके बाद आपको उसे रिस्पॉन्ड करना है, उसका आंसर करना है, रिप्लाई करना है। वैल्यूइंग के बाद है, वैल्यूइंग का मतलब क्या है कि आप उसे कितनी वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, कि आप उसे कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उससे कितना रिलेट कर रहे हैं, उसे सीखने की कितनी इच्छा करें, दैट इज़ अ वैल्यूइंग। आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजिंग मीन्स आप सभी लोग रिलेट कितना करें, एक दूसरे के आइडियाज़ को मैच कितना कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के आइडियाज़ को समझने की। आफ्टर दैट कैरेक्टराइजिंग मीन्स आप सभी एक दूसरे के आइडियाज़ को एक साथ लेकर कैसे एक न्यू इन्वेंशन कर पा रहे, दैट इज़ अ कैरेक्टराइजिंग। ठीक है, ओके, वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप इनके ऑर्डर के लिए डायग्राम जो है आपके लिए, दैट इज रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंसेप्चुइंग, एंड लास्ट वन इज कैरेक्टराइजिंग बाय वैल्यू और वैल्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज रिसीविंग, लोएस्ट ऑर्डर है, यहाँ पर देख लीजिए लोएस्ट ऑर्डर है। अगर मैंने आपको इस तरह से बताया है कि फर्स्ट वन इज रिसीविंग, आप ये नहीं सोचना कि टॉप मोस्ट रिसीविंग है, नहीं, ये लास्ट का पायदान है आपका। पहली सीढ़ी है आपकी अफेक्टिव डोमेन की रिसीविंग, नेक्स्ट सीढ़ी है रिस्पॉन्डिंग, थर्ड सीढ़ी है वैल्यूइंग, फोर्थ स्टेप कौन सा है, ऑर्गेनाइजिंग, और लास्ट टॉप मोस्ट कौन सा है, कैरेक्टराइजिंग। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट स्टेप कौन सी है, पहला कदम किस पे रखेंगे, किस जो पहला कदम रखेगा उस सीढ़ी का क्या नाम है, उस स्टेप का क्या नाम है, उस स्टेप का नाम है रिसीविंग। ठीक है, लोएस्ट लेवल से चल रहा है ये। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द स्टूडेंट पेज अटेंशन, विदाउट दिस लेवल नो लर्निंग कैन अकर। रिसीविंग इज अबाउट द स्टूडेंट मेमोरी एंड रिकग्निशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि द स्टूडेंट पेज अटेंशन, स्टूडेंट यहाँ पर अटेंशन पे कर रहा है, किस अटेंशन पे कर रहा है मतलब ध्यानपूर्वक सुन रहा है। ठीक है, रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, रिसीव कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन को, विलिंगनेस से उसकी, अवेयरली सुन रहा है। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप उसे दे रहे हैं, आप कोई भी बात उसे बता रहे हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड को कुछ बात बता रहे हैं, आप अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि आज मेरे घर में ये हुआ, मेरे घर में पार्टी थी, आपने अपने फ्रेंड को बताया, हमने इस तरह से एंजॉय किया, मैंने ये ड्रेस पहनी थी, मेरी सिस्टर ने ये ड्रेस पहनी थी। ठीक है, तो जो आपका फ्रेंड है वो क्या कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। ठीक है, दैट इज़ अ रिसीविंग। रिसीविंग मीन्स कोई इन्फॉर्मेशन आप सुन रहे हैं, केयरफुली सुन रहे हैं। ठीक है, रिसीव करना हुआ
कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ जो है आप अच्छे से सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिस्पॉन्डिंग। अब आपने पहले स्टेप में क्या किया, बड़े ध्यान से सुना कि आपकी फ्रेंड आपको क्या बता रही है। आपकी फ्रेंड ने आपको बताया मेरे घर में पार्टी थी, इतने लोग आए थे। अब आप क्या कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपने क्या सुना, पार्टी थी। आप कहेंगे ओह तेरे घर में पार्टी थी, ठीक है। तो वो आप पूछेंगे कितने लोग आए थे, ठीक है। आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पहले आपने इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया कि हाँ तुम्हारे घर पर पार्टी थी, तो अब आपने क्या पूछा कि कितने लोग आए थे, तुमने कैसी ड्रेस पहनी थी, तुम्हारी सिस्टर ने कैसी ड्रेस पहनी थी, ठीक है, ये पूछेंगे आप। दैट इज़ क्या है कि आपने पहले रिसीव किया इन्फॉर्मेशन को, आफ्टर दैट आपने रिस्पॉन्स किया, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आपने सुनी थी उसके रिगार्डिंग आपने रिस्पॉन्स किया, क्यों, क्योंकि अब आपकी इच्छा जाग गई है उसे जानने की। पहले आपने रिसीव किया, आफ्टर दैट आप उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस नॉट ओनली बाय अटेंडिंग टू द स्टिमुलर ही ऑल्सो रिएक्ट्स टू इट। जैसे मैंने बताया कि आप क्या कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो। अगर आपकी फ्रेंड बता रही है कि मेरी ड्रेस येलो कलर की थी, ब्लैक कलर की थी, आप क्या बोलेंगे, वाओ आई कैन इमेजिन आप कितनी प्रिटी लग रही हो कि उसमें, ठीक है। आप रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है, आपका माइंड उस पर काम कर रहा है। जो आपने इन्फॉर्मेशन सुनी उस पर रिस्पॉन्स करने के लिए आपका दिमाग काम कर रहा है कि वो चीज़ कैसी हुई होगी, ठीक है। दैट इज़ अ रिस्पॉन्डिंग कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें, आप अटेंड कर रहे हो, ठीक है। अब आपकी क्लास का एग्जांपल ले लो। पहले आपके टीचर क्या करते हैं आपसे, जैसे हम पहले बताते हैं आपको, मैंने आपको पहले बताया कि कॉग्निटिव डोमेन में कितने लेवल्स हैं, मैंने आपको बताया 6 लेवल है। उसके बाद मैंने आपको ऑर्डर बताया, प्रीवियस मॉडल बताया, न्यू मॉडल बताया। उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि प्रीवियस और न्यू में क्या मेल है, कि मैंने पूछ लिया कि नॉलेज का क्या वर्ड है दूसरे इसमें आरबीटी में क्या है, नेम है नॉलेज का, तो आप क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। कैसे रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं आप, एक्टिवली, क्योंकि आपको पता है आपने पहले इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रिसीव किया है। अब आप क्या कर रहे हैं, उसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि यस मैंने पहले इन्फॉर्मेशन रिसीव की है कि नॉलेज ओल्ड वर्जन में है, अब नॉलेज को किस में आरबीटी में रिवाइज किया गया है, इसमें रिमेंबरिंग में, नॉलेज को किस में किया गया है, रिमेंबरिंग में। तो ये क्या है आपकी, एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं अपने टीचर से, अपने टीचर को बता रहे हैं कि जो भी टीचर आपने हमें बताया है हम उससे क्या समझे। दैट इज़ अ रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। डोंट कंफ्यूज। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया, उसके बाद आपका रिसीविंग का प्रोसेस ख़त्म हुआ। उसके बाद जो भी आपने रिसीव किया है, अब आप उसे जो भी आपने उससे समझा वो आप रिस्पॉन्स करते हो, आगे भेजते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप क्या है थर्ड स्टेप है आपकी वैल्यूइंग। द स्टूडेंट एसोसिएट अ वैल्यूएबल और सम वैल्यू द नॉलेज दे रिक्वायर सॉरी। अब देखिए, पहले आपने इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर लिया, उसके बाद आपने रिस्पॉन्स भी कर दिया। अब रिस्पॉन्स पर बेस करेगा कि आपने अगर सही रिस्पॉन्स किया है या फिर आपने गलत रिस्पॉन्स किया, इस पर क्या निर्धारित करेगा आपका अगला रिएक्शन क्या होगा। अगर आपका टीचर कहता है वेरी गुड, आपने काफ़ी अच्छा आंसर दिया है, ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका रुझान उस नॉलेज को लेने के प्रति बढ़ जाएगा, ठीक है। आप उसे वैल्यू देंगे, एक प्रेफर देंगे कि यस ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये मेरे लिए सिंपल है, इसे मैं सीख सकता हूँ। इसके बजाय अगर आपकी क्लास में क्या होता है, आप गलत रिस्पांस देते हो, आपका टीचर आपको पनिश करता है, क्लास के सामने आपको डांट देता है, तो आप क्या करोगे, आपका रुझान उस नॉलेज को लेने के प्रति कम हो जाएगा। आप सोचेंगे कि यार इतनी मेहनत से मैंने इसे पढ़ा, इतनी मेहनत से मैंने समझा भी, मैंने क्लास में प्रेजेंट भी किया, उसके बावजूद भी मुझे डांट पड़ गई, उसके बावजूद भी मैं सही रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, तो आपका नज़रिया उस इंफॉर्मेशन के प्रति कम हो जाएगा, आप उसे वैल्यू नहीं दोगे, ठीक है। मतलब कि कम वैल्यू दोगे कि नहीं यार ये कम है, ये इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आपका उसके प्रति रुझान कम हो जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स में होता है बच्चों के साथ, मैथमेटिक्स में क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर सही हो गया तो अगर सेकंड में स्टक हो जाते हैं तो सभी को मैथ से लगता है कि यार मैथ्स डिफ़िकल्ट है, इसीलिए सब कहते हैं कि जहाँ पर स्टक हो गए दैट मीन्स मैथ डिफ़िकल्ट है। वो क्या है, वो आपकी वैल्यूइंग स्टेप पर है, आप कि आप कैसे वैल्यूएबल, किसे आप ज़्यादा वैल्यू देते हो, किसे आप
कम वैल्यू देते हो, कि आपकी कितनी इच्छा है उसे रखने की, कि आप उसके साथ चलना चाहते हो या नहीं, ठीक है। दैट इज़ अ वैल्यूइंग, कि आप किसे कितनी प्रैक्टिस के साथ, अगर आप प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स की तो आप उसे गुड वैल्यू दोगे, येस इट इज़ ओके। अगर आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो आप उसे कम रेफरेंस दोगे, ठीक है। दैट इज़ अ वैल्यूइंग, कि आपके रिस्पॉन्स पर जो आपको मिला है, जो भी अवार्ड आपको मिला है, उससे क्या होगी, आपकी वैल्यू पर डिपेंड कर, वैल्यू को आपकी इफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर टीचर ने आपको अप्रिशिएट किया तो आप हैप्पी होंगे, आप मोटिवेटेड होंगे कि अब मुझे आगे और भी करना है, तो वो क्या है, वैल्यूइंग, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये कौन सा स्टेप है हमारी, कौन सा डोमेन चल रहा है, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन का ये है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग। अब देखिए इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजिंग में बच्चे क्या करते हैं, आप स्टक हो गए तो आपका टीचर क्या कहेगा आपको, आपके टीचर बोलते हैं यस आपके फ्रेंड ने सही किया है, इससे सीखो, ठीक है। आपके क्लास का जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा उसको कहा जाता है कि आप इसे भी समझाएं, ठीक है। आपका टीचर कहेगा कि आप अपने फ्रेंड से सीखो। इसमें क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजिंग स्टेप में, कि आप सभी क्या करते हो, ग्रुप में, ग्रुप से सीखते हो। ग्रुप में क्या करते हो, एक दूसरे के आइडियाज़ को सुनते हो, ठीक है। आप ग्रुप में बैठे हैं, ग्रुप स्टडी भी करवाई जाती है आपकी क्लास में। उसमें क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे के आइडियाज़ को देखे, एक दूसरे के आइडियाज़ को समझे, अडॉप्ट करे, उसके बाद उस पर काम करे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, द स्टूडेंट कैन पुट टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज़, information and ideas and can accommodate them within its own scheme, and also he can compare, relate and elaborate on what has been learned। अब देखिए क्या है कि बच्चे क्या करें, एक दूसरे के आइडियाज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप पूछेंगे कि तुमने कैसे सॉल्व किया, मुझे भी बताओ। अब आप इसे समझने की कोशिश करो, आप और से पूछोगे तुमने कैसे किया, तुम भी मुझे समझाओ। अब क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे, इसका मेथड सिंपल है या इसका मेथड सिंपल है। उसके बाद आप क्या करोगे, उन दोनों मेथड को खुद ही कंपेयर करने लगोगे, खुद ही रिलेट करने लगोगे, एक नया मेथड ट्राई करोगे, कि उससे क्या होगा, आपकी लर्निंग भी इफेक्टिव होगी, आपके पास आइडिया खुद के भी जनरेट होंगे। ग्रुप स्टडी का यही मतलब है कि आप एक दूसरे के आइडियाज़ को समझो और एक नया आइडिया इन्वेंट करो, ठीक है। दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, कि आप साथ में बैठकर स्टडी कर रहे हो, रिलेट करो, कंपेयर करो, डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। दैट इज़ अ ऑर्गेनाइजिंग। और जो क्रिएटिंग है वो नेक्स्ट स्टेप है। ऑर्गेनाइजिंग में बस इतना है कि आपको एक दूसरे के आइडियाज़ को समझना है, रिलेट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है कि किस में कितनी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस है, ठीक है। एक दूसरे के आइडियाज़ को समझना, रिलेट करना, कंपेयर करना, दैट इज कम्स इन ऑर्गेनाइजिंग स्टेप, ठीक है, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट इज कैरेक्टराइजिंग। अब स्टूडेंट ने क्या क्या, आप सभी ने क्या क्या प्रैक्टिकल करते समय, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी थी, जब क्या होता है हम प्रैक्टिकल करते हैं कहीं पर स्टक हो जाते हैं, कोई चीज़ हमें समझ नहीं आ रही होती, तब तो अपने फ्रेंड से भी पूछते हैं कि बताओ तुम कैसे कर रहे हो, ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्यों है। आप अपने फ्रेंड से पूछोगे ना, ये क्या किया था आपने पिछले स्टेप में, ऑर्गेनाइजिंग में किया, ग्रुप के साथ डिस्कशन की कि कैसे हो सकता है नेक्स्ट, ठीक है। तो अब कैरेक्टराइजिंग में क्या है, कैरेक्टराइजिंग में आप एक दूसरे के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। नया इन्वेंट किया और लास्ट में आपका रिजल्ट कहाँ तक पहुँचता है, कि एक्चुअल में इस स्किल को परफेक्टली किस मेथड से किया जा सकता है। आप इस लास्ट में आपकी रिसर्च यहाँ तक पहुँची, मतलब कि आपकी रिसर्च कंप्लीट हो गई, आपने इन्फॉर्मेशन रिसीव की, उसके बाद रिस्पॉन्स किया, आपके टीचर ने आपको बताया कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ आप सही कर रहे हैं। अब वैल्यूइंग से क्या हुआ, आप मोटिवेटेड हुए, डीमोटिवेटेड हुए, आपने कोशिश करने की, फिर आपने क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग स्टेप में आपने अपने फ्रेंड सर्कल से पूछा, अपने ग्रुप में क्या किया, क्या कहते सकते हैं, रिसर्च किया आपने ग्रुप में बैठकर, सिमिलैरिटीज़ को देखा, डिफरेंशियल को देखा, आप कहाँ स्टक हो रहे हैं, क्यों स्टक हो रहे हैं, ये सभी आपने देखा। और कैरेक्टराइजिंग में क्या किया आपने, आप सभी ने मिलके न्यू मेथड तैयार कर दिया, एक सिंपलेस्ट मेथड, इजीएस्ट मेथड, इफेक्टिव मेथड आपने कैरेक्टराइजिंग में तैयार कर दिया। जो मेथड क्या बता रहा है कि ये स्किल एक्चुअल में ऐसे होगी, इस स्किल का नेचर यही है, ठीक है। इसमें आप एक दूसरे की जजमेंट, उस स्किल को जो आपका लास्ट मेथड है, इफेक्टिव मेथड है, उसको आप जज कर रहे हो, ठीक है। दैट इज
आपने इन्वेंट कर दिया जज करने के बाद, दैट इज़ करेक्टराइजिंग। ठीक है, जिसमें आप क्या बता रहे हो कि आखिर में जो ये स्किल होगी ये कैसा है, इसका नेचर क्या है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं, अगर आपने जो लास्ट मेथड निकाला है उससे आप क्या बता सकते हैं, ये स्किल डिफ़िकल्ट है। ठीक है, आप नए न्यू कमर्स हो गए, आप उनको बता सकते हैं कि यस ये ट्रेनिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, आपको रिसर्चेस करनी पड़ेगी। या फिर अगर आपको जो रिज़ल्ट है करेक्टराइजिंग में वो उसका नेचर ये निकला है स्किल का कि ये स्किल सिंपल है, आपको ज़रा से एफर्ट के बाद आप इसे ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आप न्यू कमर्स को क्या कहेंगे कि आपको ज़रा सी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, ये ट्रेनिंग ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आपका जो होगा आंसर ये होगा। यही होता है ना कि आपसे छोटे बच्चे पूछते हैं, जो आपके भाई बहन होते हैं वो पूछते हैं कि दीदी भैया मुझे बताओ कि मैं अगर वो 10th पास आउट है तो वो बताएगा मैं कौन सी स्ट्रीम लूँ। वो पूछेगा मैं आर्ट्स में जाऊँ, कॉमर्स में जाऊँ, मैं मेडिकल लूँ, नॉन मेडिकल में जाऊँ, तो वो आप क्या बताओगे, जो आपका अपना एक्सपीरियंस होगा। अगर आपने कॉमर्स पढ़ा होगा तो आप क्या बताओगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट कॉमर्स नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, नो डाउट, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आप नॉन मेडिकल पढ़े हुए तो आप बताओगे आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, रेगुलर आप मेहनत करोगे तो नॉन मेडिकल ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अब जो मेडिकल के स्टूडेंट है वो भी यही बोलेंगे कि आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई रेगुलर ही करोगे, अपने डाउट्स को क्लियर करोगे तभी आप मेडिकल में पास हो सकते हो। अब जो आर्ट्स का होगा, आर्ट्स का बच्चा क्या बताएगा कि आपको फैक्ट्स को देखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा कि कब क्या हुआ था, आपको अपनी मेमोरी को इंक्रीज तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आर्ट्स का बच्चा बोलेगा कि आर्ट्स सिंपल है, आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो हो जाएगा, यही बताएंगे आप। ये तो नहीं बताएंगे अब जो डिफ़िकल्टी से कॉमर्स में मेडिकल में पास हुए वो क्या बताएंगे, यार डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, छोड़ दो, आर्ट्स पढ़ लो, मेडिकल मत पढ़ो, यही बताएगा। तो ये क्या है कि आप लास्ट में किस रिजल्ट पर पहुंचते हैं आफ्टर रिसर्च, एक रिजल्ट आपके पास मिलेगी, नेचर ऑफ फील्ड आपको पता चलेगा कैरेक्टराइजिंग में कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड का नेचर बताने योग्य होंगे कैरेक्टराइज में, उसकी विशेषता बताने योग्य हो जाएंगे कि इसका नेचर ये है, एक्चुअल में ये है। ठीक है, दैट कम्स इन कैरेक्टराइजिंग स्टेप। तो ये थे हमारे 5 स्टेप किसके, अफेक्टिव डोमेन के। फर्स्ट स्टेप कौन सा था, फर्स्ट स्टेप इज रिसीविंग, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, अटेंशन पे करना कि क्या कहा जा रहा है, उसे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो अभी आप सिर्फ उसे रिसीव कर रहे हो। ठीक है, रिसीव किया, फिर रिस्पॉन्स में क्या होगा, जो सेकंड स्टेप है उसमें आप जो इन्फॉर्मेशन रिसीव की है वो आप टीचर को बताएंगे कि सर मैंने ये रिसीव किया है। ठीक है, अब टीचर क्या करेंगे, जो आपने रिसीव किया था, जो आपने टीचर को रिस्पॉन्स किया है उस पर टीचर आपको लेबल लगाएंगे, एक लेबल मार्क किया जाएगा कि येस यू आर डूइंग करेक्ट। अगर आपको ये बोला जाएगा कि ये सब ठीक करो, आप और कोशिश करो, आप बेहतर कर सकते हो, एक लेबल लगेगा कि आपने गलत किया है, फिर से ट्राई करो, ये आपके लिए क्या है, वैल्यू दी गई है आपके काम को, एक मार्क किया गया है कि आप इस बेस पर हो। उस बेस पर क्या डिपेंड करेगा, आप मोटिवेटेड भी हो सकते हो, इनकरेज कर सकते हो, आप खुद को बोल सकते हो कि यस अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो मैं नेक्स्ट स्टेप करने योग्य भी हूँ। आप क्या करते हो, उसके बाद एक दूसरे से भी पूछते हो, एक दूसरे से हेल्प करते हो, एक दूसरे की जो बच्चा वीक है उनकी हेल्प करते हो, आप एक दूसरे से ग्रुप में बैठकर सीखते हो। ठीक है, आपने सीखा कि मेरे आइडिया में क्या डिफरेंट है, मैं किस तरह से अलग कर रहा हूँ, ये जो दूसरा है वो किस वे में कर रहा है, जो तीसरा है वो किस वे में कर रहा है। तो आप सभी बैठ कर के आप निकालते हो, एक सिंपल आइडिया निकालते हो, इफेक्टिव आइडिया निकालते हो, और लास्ट में क्या है, एक नेचर बता देते हो कि लास्ट जो है, लास्ट डिसीजन ये रहता है आपका कि ये स्किल इस तरह से आप कर सकते हो, दैट इज कैरेक्टराइजिंग। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट स्टेप कौन सा है, फर्स्ट स्टेप है रिसीविंग, देख लीजिए, फर्स्ट स्टेप है रिसीविंग, देन रिस्पॉन्डिंग, देन वैल्यूइंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन कैरेक्टराइजिंग। यहीं पर लर्न कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप है रिसीविंग, पहला कदम है आपका रिसीविंग, दूसरा कदम है रिस्पॉन्स करना, तीसरा है कि आपके टीचर ने और आपने आपके काम को कितना प्रेफर किया है, किस लेवल पर लाया है। ठीक है, दैट इज वैल्यूइंग। फोर्थ क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, कि आप ग्रुप में बैठकर बातचीत करते हैं, रिसर्च करते हैं कि कहाँ पर क्या सिमिलैरिटी है, कहाँ डिफरेंस है, और उनके बेस पर आप कैरेक्टराइज करते हैं
उसका नेचर बताते हैं, फील्ड का नेचर बताते हैं कि ये फील्ड डिफ़िकल्ट है, सिंपल है, किस वे में इफेक्टिव रहेगी, किस चीज़ को इसमें नहीं होना चाहिए, वो है करेक्टराइजिंग। ठीक है, तो याद कर लीजिए, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, करेक्टराइजिंग। ठीक है, ओके। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन करेक्टराइजिंग। ठीक है, होप आपका अफेक्टिव डोमेन अच्छे से समझ आ गया है आपको। और ये कब इन्वेंट हुआ था? 1973 में। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, 1973 में अफेक्टिव डोमेन को लागू किया गया है। ठीक है, 56 में कौन सा डोमेन किया गया है? कॉग्निटिव डोमेन। वेरी गुड, 56 में किया गया है आपके लिए कॉग्निटिव डोमेन। 73 में किया गया है साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, सॉरी, अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, 73 में। अब देखिए साइकोमोटर डोमेन यहाँ पर आई थिंक एडेड नहीं है कि कब किया गया है, तो याद रख लीजिए, मैं बता देती हूँ। साइकोमोटर डोमेन को 1972 में किया गया है सिम्पसन के द्वारा। ठीक है, लिख लीजिए, 1972 बाय सिम्पसन, SIMPSON, सिम्पसन के द्वारा साइकोमोटर डोमेन को एलेबोरेट किया गया है। कब? 1972 में। ठीक है, तो देखिए साइकोमोटर डोमेन, द एबिलिटी टू फिजिकली मैनिपुलेट अ टूल और इंस्ट्रूमेंट like a hand or hammer. Psychomotor objective usually focus on change or development in behavior of skill. देखिए, मैनिपुलेटेड टूल और इंस्ट्रूमेंट लाइक हैंड और हैमर। साइकोमोटर क्या है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, फिजिकल एक्टिविटी पर बेस्ड है। आपकी फिजिकल एबिलिटी कितनी है किसी काम को करने में, स्किल। ठीक है, दैट इज अ साइकोमोटर डोमेन, जिसका मेन मकसद क्या है कि फिजिकली काम करते हो आप, स्किल स्किल को आप मनन तो नहीं कर सकते, स्किल को लर्न तो नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर आप लर्न कर लिया कि फर्स्ट ऑर्डर में यूँ होगा, सेकंड स्टेप में मैं स्किल को अपनी यूँ करूँगा, बट आप क्या कर सकते हो, आप स्टक नहीं हो जाओगे जब आप उसे बाय हैंड करना होगा। तो स्किल में अगर आपको परफेक्ट होना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिजिकली उसे करना पड़ेगा, मैनुअली आपको उसे करना पड़ेगा। दैट इज़ अ साइकोमोटर डोमेन, कि आप अपने हाथों से काम करो, उसी से आपकी स्किल आपको आएगी। ठीक है, अब देखिए, ब्लूम्स एंड हिज कलीग नेवर क्रिएट सब कैटेगरी ऑफ स्किल इन दिस डोमेन। देखिए, जो अभी मैंने बताया कि साइकोमोटर डोमेन किसने दिया है? सिम्पसन ने 1972 में। ब्लूम्स ने नहीं दिया है, ब्लूम के फर्स्ट और सेकंड है। ब्लूम्स ने नेम दिए है कि जो हम टेक्सोनॉमी कर रहे हैं उसमें लर्निंग के 3 डोमेन रहेंगे। फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव, सेकंड अफेक्टिव, थर्ड साइकोमोटर। परंतु ब्लूम ने फर्स्ट और सेकंड को इलेबोरेट किया है, थर्ड वो नहीं कर पाए। तो थर्ड किसने किया है? सिम्पसन ने, SIMPSON, सिम्पसन ने 1972। ठीक है, 1972 या फिर 1992, आई थिंक 1992। आई विल क्लियर यू, डोंट वरी, डोंट कंफ्यूज, इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी। ठीक है, Blooms and his colleague never created subcategories for skill in this domain, but other educators have created their own psychomotor taxonomy and proposed for the following level. Psychomotor जो taxonomy है उसे सिम्पसन टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। साइकोमोटर जो डोमेन है उसे सिम्पसन टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, जो साइकोमोटर डोमेन में मैंने जितना आपको पहले बताया था, साइकोमोटर डोमेन में 6 लेवल है। ठीक है, 6 लेवल। आपके जो ये आपके यहाँ पर जो क्लास में आए हैं प्रमोद वर्मा, इन्होंने बड़ी अच्छी ट्रिक बताई है आपको डोमेन के लेवल्स को याद रखने की। इन्होंने कैप बताया है, कैप। लर्निंग के कितने डोमेन है? 3 डोमेन, दैट इज कैप। अब कैप से आप याद रखिए, C से कॉग्निटिव, A से अफेक्टिव, P से साइकोमोटर। और इन्होंने लेवल को कैसे बताया है कि इसमें कितने लेवल है? 656 याद रखना है।
कैप, 656 कैप, 6 लेवल कॉग्निटिव में, 5 लेवल अफेक्टिव में, 6 लेवल साइकोमोटर डोमेन में। ठीक है, तो चलिए साइकोमोटर डोमेन में 6 लेवल है। कौन कौन से, कहीं पर साइकोमोटर डोमेन में 7 लेवल भी बताया गया है, 7 लेवल्स। तो देखिए जो हमारे सिलेबस में है, हमारी बुक में है, उसमें हमें सिर्फ 6 लेवल बताए गए हैं। कहीं पर जो अदर है, अदर ट्रेनिंग है, जैसे ये बीएड होती है, इनमें 7 लेवल्स भी बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो हम हैं, हम तो 6 ही पढ़ेंगे जैसा हमें सिलेबस में बताया गया। बट अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर 6 ऑप्शन ना दिया जाए, 7 ऑप्शन दिया जाए साइकोमोटर डोमेन के लिए, तो आपको 7 मार्क करना है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट लेवल है दैट इज परसेप्शन। सेकंड इसका सेट है, बट हमें सिलेबस में सेट नहीं दिया गया है। सेट का मीन्स ऑर्डर में लगाना है, सेट का मीन्स रेडी टू एक्ट, रेडीनेस। ठीक है, सेट का मीनिंग इस लेवल में ये है। तो फर्स्ट वन है परसेप्शन। परसेप्शन मीन्स सेंसेशन हेल्प इन एक्टिविटी, अवेयरनेस, आप कितने अवेयर है। ठीक है, दैट इज अ परसेप्शन। परसेप्शन में क्या होता है कि जो आपकी सेंसेशन होती है, मतलब कि आपकी इंद्रियां होती है, वो आपको सीखने में मदद करती है। साइकोलॉजी में भी हमने पढ़ा है कि सेंसेशन हमारी लर्निंग में कैसे हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज गाइडेड रिस्पॉन्स। गाइडेड रिस्पॉन्स में क्या होगा, इसमें बताया जाता है कि आप जो कॉम्प्लेक्स थिंग होती है, जो जटिल क्रियाएं होती है, उन्हें सीखने में आपको उन्हें सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करना पड़ता है। मतलब बार बार सीखना पड़ता है, अपनी गलती से सीखना है। गाइडेड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या बताया है, मैकेनिज्म हम आगे भी पढ़ेंगे। विथ मैकेनिज्म में क्या है कि पहले आपने गाइडेड में क्या किया, कॉम्प्लेक्स थिंग को, जटिल जो आपका विषय है, मैथ है, आप फर्स्ट स्टेप में उसे पढ़ा। ठीक है, उसमें परफेक्शन के लिए आपने क्या शुरू कर दिया, बार बार प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। ठीक है, मैकेनिज्म उसका नेक्स्ट स्टेप है कि मैकेनिज्म लेवल में आप क्या हो जाते हो, 20% 50% श्योर हो जाते हो, कॉन्फिडेंट हो जाते हो अपनी एक्टिविटी पर, अपनी पार्टिसिपेशन पर। ठीक है, उसके बाद है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। कॉम्प्लेट ओवर रिस्पॉन्स क्या है कि आप बिना हेजिटेशन के कर पाते हो, बिना झिझक के कॉन्फिडेंटली आप उस काम को कर पाते हो। दैट इज अ कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट है अडेप्शन। अडेप्शन में क्या है कि आप बिल्कुल परफेक्टली अपनी स्किल को परफॉर्म करते हैं बिना किसी गलती के। दैट इज अडेप्शन। 100% आप अपना देते हो, परफेक्टली करते हो, एक्यूरेटली करते हो, दैट इज अडेप्शन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में है क्रिएट करना, एक न्यू पैटर्न क्रिएट करना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है न्यू पैटर्न क्रिएट करना। जो पिछला था, जो हमने पिछला डोमेन पढ़ा है अफेक्टेड डोमेन, उसमें क्या था, जो क्रिएट कर रहा था कौन सा लेवल था, उसमें था लास्ट लेवल जिसका नाम था कैरेक्टराइजिंग। 5th लेवल था अफेक्टेड में जिसमें न्यू थिंग को इन्वेंट किया जा रहा था, दैट इज कैरेक्टराइजिंग। यहाँ पर है ऑर्गेनाइजिंग। और कॉग्निटिव डोमेन में क्या क्रिएट करा था, जहाँ पर हम बता रहे थे कि इवेलुएट करने के बाद आप न्यू मेथड क्रिएट करते हो, दैट इज क्रिएटिंग। कॉग्निटिव डोमेन का जो लास्ट स्टेप है आरबीटी का, दैट इज क्रिएटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि इनके जो लास्ट स्टेप है इनमें सिमिलरिटी है। ठीक है, लास्ट में हम साइकोमोटर डोमेन पढ़ने के बाद हम तीनों डोमेन को आपस में कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये सभी आपको कहीं ना कहीं तो लग रहा होगा कि जो फर्स्ट डोमेन में पढ़ा है कॉग्निटिव डोमेन में, वही अफेक्टिव में बताया गया है कि पहले आप जान लो, उसके बाद आप उस पर रिसर्च करो, सिमिलैरिटीज़ देखो, उसके बाद आप क्रिएट कर रहे हो। वही चीज़ हुई है कॉग्निटिव डोमेन में भी, हमने वही किया, इसमें अफेक्टिव में भी वही किया, अब यहाँ पर भी वही चलेगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे से रिलेट करें। बट इसमें क्या बताया गया है कि 3 तरह से आप सीख पाते हैं। फर्स्ट थिंग, आप अपने दिमाग की हेल्प से भी सीख सकते हो, आप अपने इमोशनली दिल से आप तैयार हो तब भी आप सीख पाते हो, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तब भी आप सीख पाते हो। 3 में से अगर आप एक अडॉप्ट कर लो तो आप सीख पाएंगे, अगर आप तीनों ही अडॉप्ट कर पाए तो आप जीनियस है, तो आपका EQ लेवल गुड है, वेरी गुड। ठीक है, अगर आप तीनों डोमेन को अप्लाई करते हो लर्निंग में। लर्निंग के 3 डोमेन है, डोंट फॉरगेट। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी वो लर्निंग डोमेन है, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं आपकी लर्निंग के लिए। ठीक है, तो लर्निंग के 3 डोमेन है, कॉग्निटिव,
अफेक्टिव साइकोमोटर। ठीक है, मैंने अभी लास्ट में हम क्या करेंगे, इनको कोरिलेट करेंगे आपस में। ठीक है, उसके लिए चार्ट भी प्रिपेयर किया है मैंने। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं, डोंट वेस्ट टाइम। चलो आगे चलते हैं। प्रिसेप्शन। प्रिसेप्शन में अभी मैंने आपको क्या बताया कि प्रिसेप्शन है कि आपकी सेंसेशन आपको हेल्प कर रही है। ठीक है, आप टच कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि ये गर्म है। ठीक है, जब आप खाना पकाते हो, चावल पकाते हैं, सब्जी पकाते हैं, तो स्मेल से आपको पता चल जाता है कि अब ये पकने वाला है। दैट इज़ सेंसेशन की हेल्प से आप कुछ सीख पा रहे हो, दैट इज़ परसेप्शन। ठीक है, कि सेंसेशन आपको मदद करती है। इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर से आप पता कर रहे हो, टच से आप पता कर रहे हो, आप कुछ सुन रहे हो, वॉइस से क्या होता है, कुछ लोग होते हैं अरिजीत सिंह की वॉइस सुन ही रहे हैं, उस अरिजीत सिंह का कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो उनको पता चल जाता है कि अरिजीत सिंह की सॉन्ग है। अरमान मलिक का सॉन्ग सुन रहे तो वो बता देंगे ये अरमान मलिक का सॉन्ग है। पलक का सॉन्ग सुन रहे, नेहा का, तो आवाज़ से कुछ लोग पहचान जाते हैं। दैट इज़ अ सेंसेशन, एबिलिटी है उनकी सेंसेशन के थ्रू सीखने की, दैट इज़ अ परसेप्शन। ठीक है, ओके। इसमें जो कीवर्ड्स आपके रहेंगे, हेल्पिंग वर्ड्स है आपके, चूज, डिफेक्ट, डिफ्रेंशिएट, डिस्टिंग्विश, आइडेंटिफाइज, आइसोलेट, रिलेट, सिलेक्ट। ये सभी आपके परसेप्शन के लिए आपको कीवर्ड्स दिए गए। परसेप्शन मीन्स अवेयरनेस, कि आप अवेयर कितने हैं। ठीक है, दैट इज़ परसेप्शन। अब देखिए, आपने रिसीव किया, वो आपने अपने कानों से रिसीव नहीं किया, क्या कानों से रिसीव किया तो वो परसेप्शन में आया या नहीं। आपने टीचर को सुना, वो आपकी परसेप्शन हुई, आपने अपने सेंसेशन से सीखा या नहीं। आप सुन रहे थे, आपके टीचर आपको ब्लैक बोर्ड पर कुछ बना कर दिखा रहा है, आपने आइज से देखा, वो आपकी सेंसेशन है या नहीं। वो आपने रिसीव किया या नहीं, वो आपकी नॉलेज गेन कर रहे हैं या नहीं, वो आपके रिमेंबरिंग स्टेप में कॉग्निटिव डोमेन के आया या नहीं, बताइए आया या नहीं। देखिए, फर्स्ट स्टेप कॉग्निटिव डोमेन का मैं अभी से ही रिलेट कर रही हूँ, जबकि ये लास्ट है। चलिए लास्ट में ही करेंगे इसे, लास्ट में आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि ये तीनों डोमेन मीनिंग सबका सेम है, मीनिंग सेम है, बट तीन बताएगी कि आप थ्री है आपके पास ऐसी चीज़ें जिनके ज़रिए आप सीख सकते हैं। पहला, आप अपने दिमाग से सीख सकते हो, अपनी मेंटलिटी से सीख सकते हो। दूसरा, आप अगर दिल से तैयार हो तब सीख सकते हो। ठीक है, थर्ड, आप प्रैक्टिस करके, रेगुलर प्रैक्टिस से सीख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई होप आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। जितना रिसर्च मैंने आपके लिए की है, मैंने टोटली इनका रिसर्च किया है आपके लिए, ताकि ब्लूम टेक्सोनॉमी के तीनों डोमेन में आपको कन्फ्यूज़न भी ना रहे और आप इन्हें आपस में कंपेयर भी कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गाइडेड रिस्पॉन्स। ठीक है, गाइडेड रिस्पॉन्स जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या बताया, द अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग अ कॉम्प्लेक्स स्किल दैट इंक्लूड इमिटेशन आई एम है, ये गलती से एन लिख लिया है। इमिटेशन मीन्स नक्कल करना। ठीक है, दैट इज of trial and error, additional performance is achieved by practicing। गाइडेड रिस्पॉन्स क्या बता रहा है कि आप कोई कॉम्प्लेक्स स्किल सीख रहे हो, ठीक है, डिफ़िकल्ट कुछ स्किल सीख रहे हो, साइकोमोटर डोमेन चल रहा है तो हम स्किल की बात करेंगे। कोई आप डिफ़िकल्ट स्किल सीख रहे हो तो आप वो कैसे सीखते हो, फर्स्ट पहली स्टेज में वो आप कैसे सीखते हो। पहले आपको टीचर ने बताया, आप टीचर जैसे टीचर ने आपको बताया आप उसको कॉपी करते हो या नहीं करते हो। कि टीचर ने बताया, कोई आपको ड्राइंग बता रहा है तो टीचर बताएगा पहले आप स्ट्रेट लाइन लीजिए, इतने सेंटीमीटर की स्ट्रेट लाइन लीजिए, अब इस पर कंपास की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाइए। तो आप वैसे ही करते हो, आप उस पर कंपास की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाते हो, पहले आप 60 का बनाते हो, उसके बाद आप 120 का बनाते हो, उसको इंटरसेक्ट करते हो, तब आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये इस तरह से आपका 90 डिग्री का एंगल बना। ये आपको किसने बताया, आपके टीचर ने बताया। अब आपको अगर ये न्यू लर्नर है, आपने कभी ये एंगल्स नहीं पढ़े, 6th में या 5th में ये है होते हैं, तो जब आप वो सीख रहे होते हैं तो क्या होता है, आप टीचर को टोटली कॉपी पेस्ट करते हैं कि टीचर ने ऐसे बताया है, इस तरह से आर्क लगानी है, नेक्स्ट आर्क यहाँ से लगानी है, वैसे ही आप इंटरसेक्ट करते हो। तो ये क्या है कि आप जो डिफ़िकल्ट स्किल है पहले आप उसे
कॉपी करने से सीखते हैं। पहले आप टीचर से कॉपी करते कि टीचर ने कैसे बताया, फिर आप उससे बार बार प्रैक्टिस करते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड जिसे बताते हैं कि इससे क्या होगा, ट्रायल एरर क्या मतलब कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो बार बार, ठीक है। दैट इज़ अ गाइडेड रिस्पॉन्स। गाइडेड रिस्पॉन्स मीन आप किसी की गाइडेंस में सीख रहे हो, ठीक है। दैट इज़ अ गाइडेड रिस्पॉन्स। ये कौन सा स्टेप है, सेकेंड स्टेप ऑफ साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। चलिए थर्ड पर चलते हैं। पहले इसके ये है, देखिए, कॉपी, ट्रेस, फॉलो, रिएक्ट, रिप्रोड्यूस, रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स ये है ना इसके कीवर्ड, ठीक है। कि आपने टीचर को कॉपी किया, आप कहीं से ट्रेस कर रहे हो, किसी के प्रोसीजर, किसी के बताए हुए प्रोसीजर को फॉलो करें, ये सब किस में आ गया, आपके गाइडेड रिस्पॉन्स में, ठीक है। नो डाउट अगर आपको है भी तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट सेशन हमारा डाउट्स पर ही रहेगा। डाउट्स के साथ साथ हम इसे रिवाइज भी करेंगे। रिवीजन के साथ साथ आपका टेस्ट भी होगा। टेस्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, मैं आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं दूंगी, याद रखिए, कोई ऑप्शन नहीं दूंगी। आपको अपने थॉट्स बताने होंगे कमेंट में कि आपने क्या सीखा है अभी तक, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगी, मैं ओरली आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी, बट मैं आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दूंगी। आपको अपनी मेमोरी से मुझे आंसर देना होगा, ठीक है। कल का सेशन हमारा इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म। पहले था गाइडेड रिस्पॉन्स, सबसे पहला स्टेप क्या था, परसेप्शन, ठीक है, उस सेंसेशन के थ्रू सीखा। नेक्स्ट क्या था, गाइडेड रिस्पॉन्स, कि जो डिफ़िकल्ट स्किल है आप उसे कॉपी करके सीखते हैं, ट्रायल एंड मेथड से प्रैक्टिस करके सीखते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म में क्या है, आपने वो जो कठिन स्किल आप सीख रहे थे अपने टीचर से, अब इस स्किल में आप कॉन्फिडेंट हो चुके हैं 50%, ठीक है। आप उसे अपनी बुद्धि से भी कर सकते हैं। दैट इज़ अ मैकेनिज्म, ठीक है। बिना किसी कॉपी पेस्टिंग के, बिना किसी पूछे, बिना किसी अनएडिड, जिसे आप बता सकते हैं कि आपका जो अब रिस्पॉन्स रहेगा स्किल करने में वो 50% अनएडिड है, कि कहीं से भी कॉपी नहीं किया हुआ है। देखिए यहाँ पर, द इंटरमीडिएट स्टेज इन लर्निंग अ कॉम्प्लेक्स स्किल, इंटरमीडिएट स्किल है, इंटरमीडिएट स्टेज में आप पहुंच गए, फाइनल स्टेज में नहीं पहुंचे आप। अभी आपने 90 डिग्री का एंगल फाइनली नहीं सीखा है बनाना, ठीक है। अभी आप कहाँ पहुंचे, आपने लाइन देना अच्छे से सीख गए हो, आप 60 डिग्री का एंगल बनाना सीख गए हो, 120 का एंगल बनाना सीख गए हो, ठीक है। बट अभी आप 90 डिग्री तक नहीं पहुंचे, आप इंटरमीडिएट स्टेज में हो, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँचने में जितना अभी तक आपने सीख लिया, आप उसमें श्योर हो कि मैं ये कॉन्फिडेंटली कर सकता हूँ। आपको कोई ये नहीं है डाउट कि पहले 60 का एंगल बनाऊँ, कौन सा एंगल बनेगा, फर्स्ट मेरी आर्क से 45 का एंगल बनेगा या फिर कौन सा एंगल बनेगा, ठीक है। तो देखिए मैकेनिज्म है इंटरमीडिएट स्टेज, जहाँ पर आपका जो रिस्पॉन्स है स्किल सीखने में वो हैबिचुअल हो जाता है। आप मतलब कि बिना अनएडेड आप रिस्पॉन्स दे सकते हो। प्रोफिशिएंसी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप 50% स्किल सीख जाते हैं। दैट इज़ अ मैकेनिज्म, ठीक है। जैसे कि आपको अगर न्यू लर्नर है, आपको कंप्यूटर ऑन करना बताया जाता है, अब आप पहले आपने कंप्यूटर ऑन करना तो सीख लिया, अब आप कॉन्फिडेंटली ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब आपको कोई डर नहीं है कि पहले मुझे ये यूपीएस ऑन करना है या बैटरी ऑन करनी है, ये आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब आप कॉन्फिडेंटली कंप्यूटर ऑन कर पाते हो, ठीक है। ओके, कीवर्ड्स क्या है, असेंबल, कैलिब्रेट, कंस्ट्रक्ट, डिसमेंटल, डिस्प्ले, फिक्सेस, मेजर, मिक्स, स्केचेस एक्सेट्रा, ये सभी कीवर्ड्स है जो आपके इनके ऑब्जेक्टिव में यूज़ होंगे। आप इन ऑब्जेक्टिव को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अपने लेसन और डेमो प्लान में, ठीक है। अब आपको ऑब्जेक्टिव बनाते हुए स्ट्रक्ट नहीं होना है कि मैं ऑब्जेक्टिव कैसे बनाऊँ। ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आप कभी भी डेमोस्ट्रेशन प्लान बना रहे हैं तो साइकोमोटर डोमेन में जाइए। साइकोमोटर डोमेन में आप क्या बता रहे हैं, स्किल कौन सी स्किल में पहुँचे, कौन सी स्टेप बता रहे हैं अपने स्टूडेंट को, वहाँ से कीवर्ड उठाइए, ठीक है। कीवर्ड्स इसीलिए बने हैं। ओके, तो ये कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप था आपका परसेप्शन, सेकंड स्टेप गाइडेड रिस्पॉन्स, थर्ड स्टेप मैकेनिज्म, फोर्थ स्टेप आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पर क्या बताया, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स परफॉर्मिंग विदाउट हेजिटेशन एंड ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस।
कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स क्या है कि इसमें आप बिना हेजिटेशन के, बिना झिझक के अपना रिस्पॉन्स दे पाते हो, ठीक है, परफॉर्म कर पाते हो कि मतलब कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि मान लो आप स्किल किसी मशीन पर कर रहे हो जो फिटर ट्रेड है, इंस्ट्रूमेंट ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, इनका इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ये काम होते हैं, सिविंग के ट्रेड है। तो अब आप कॉन्फिडेंटली काम कर रहे हो बिना झिझक के। अब आपको ये डर नहीं है कि अगर मुझसे ये मॉडल, ये जॉब ख़राब हो गई तो मेरा जो है वो कट जाएगा, पैसा कट जाएगा, प्राइवेटाइजेशन की तरह कि मुझे पैसे भरने पड़ सकते हैं। यहाँ पर आप बिना किसी झिझक के फुल कॉन्फिडेंटली आप इस थिंग को कर पाते हो। दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। आप फुल कॉन्फिडेंटली इसे कर पाते हो, आपको ये डर नहीं है कि कहीं मुझसे गलत ना हो जाए, ठीक है। दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। इसके कीवर्ड्स देखिए, इसके कीवर्ड्स है बिल्ड, कैलिब्रेट, कंस्ट्रक्ट, डिसमेंटल एटसेट्रा, ठीक है। ये है कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स के कीवर्ड्स। देखिए आप सेकेंड लास्ट में पहुंच गए हैं। सेकेंड लास्ट है एडेप्शन। फर्स्ट वन इज परसेप्शन, सेकेंड वन इज गाइडेड रिस्पॉन्स, थर्ड वन इज मैकेनिज्म, फोर्थ वन इज कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, कि आप श्योर हो चुके हैं, आपको कोई डर नहीं है, दैट इज कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। देन अडेप्शन। अडेप्शन में क्या है कि आप फुली करेक्टली स्किल को परफॉर्म करते हैं, एक्यूरेटली परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आप स्किल को परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ अ अडेप्शन, ठीक है। दैट कम्स इन अडेप्शन। अडेप्शन क्या है कि आपने स्किल सीखी जितनी भी, अब आप उसमें माहिर हो चुकी है, अब आप स्किल को एक्यूरेटली और फुल स्पीड पर कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ अ अडेप्शन, जिसे आप बोल सकते हैं वर्कमैनशिप। आप बिल्कुल एबल हो चुके हैं, परफेक्ट हो चुके हैं स्किल को परफॉर्म करने में, दैट इज अडेप्शन। स्किल आर वेल डेवलप एंड इंडिविजुअल कैन मॉडिफाई मूवमेंट पैटर्न टू फिट स्पेशल रिक्वायरमेंट, ठीक है। जो स्किल डेवलप होगी एक व्यक्तिगत में, हर एक व्यक्ति में ये स्किल डेवलप हो चुकी है, वो परफेक्टली स्किल को आपके सामने रख सकता है परफेक्टली, ठीक है। इसके कीवर्ड्स क्या है? अडेप्ट, अलर्ट, चेंज, रीअरेंज, रीऑर्गेनाइज, रिवाइज, वेरीज, ठीक है। अडेप्शन समझ आ गया, परफेक्टली डूइंग द स्किल विदाउट डैमेजिंग डेंजर, जहाँ पर आपको अब कोई भी खतरा नहीं है कि आप कोई डैमेज कर सकते हो, कोई गलती कर सकते हो, दैट इज अडेप्शन, कि आप 100% श्योर हो कि आप सही करेंगे, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल स्टेप ऑफ साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप बताइए मेरे साथ। फर्स्ट स्टेप इज परसेप्शन, सेंसेशन के थ्रू सीखना, इंद्रियों से सीखना। नेक्स्ट क्या है? गाइडेड रिस्पॉन्स, कठिन स्किल जो है आप कॉपी पेस्ट करके सीखते हो, ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखते हो, ठीक है। मैकेनिज्म, कि आप मिड में पहुंच चुके हो, जहां तक आपने सीखा है 20% 50% आपने सीखा है, अब आप बिना कॉपी पेस्ट के उसे कॉन्फिडेंटली इंडिपेंडेंटली कर सकते हो परफॉर्म, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स क्या है कि आपको अब कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई डर नहीं है कि आप कुछ गलत भी कर सकोगे, ठीक है। परफॉर्म कैसे करते हो आप? कॉन्फिडेंटली, बिना हेजिटेशन के, आपको कोई डर नहीं कि आप कोई टूट फूट आपसे हो सकती है। अडेप्शन क्या है कि आप टोटली 100% एक्यूरेटली काम करते हो, प्रोफिशिएंसी आपके काम में आ चुकी है, दैट इज अडेप्शन। लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज अ क्रिएटिंग न्यू मूवमेंट पैटर्न। इसमें क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में जब आपने अडेप्शन स्टेप तक पहुंच चुके हैं कि आप एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो, तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन नॉट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि आप न्यू स्किल को बता सकते हो, ठीक है। सिंपलेस्ट मेथड में एक न्यू टेक्निक बता सकते हो, न्यू मेथड बता सकते हो, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। न्यू मॉडल तैयार कर सकते हो, न्यू इन्वेंशन है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्रिएटिंग न्यू मूवमेंट पैटर्न टू फिट अ पर्टिकुलर सिचुएशन और स्पेसिफिक प्रॉब्लम, न्यू फॉर्मूला जनरेट कर दिया आपने, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
एंड क्या है इसमें इस स्टेप में क्या है कि आपको आप पर एक टैग लग जाता है कि आप में ये स्किल हाईली डेवलप हो चुकी है। आपको वर्कमैनशिप का टैग दे दिया जाता है कि ये पर्सन परफेक्टली, स्पीड भी इसमें है, एक्यूरेसी भी है, प्रोफिशिएंसी भी है। दैट इज कम्स इन ऑर्गेनाइजेशन स्टेप। ठीक है, अब हमने कंप्लीट कर लिए हैं तीनों डोमेन। ठीक है, पहला डोमेन कॉग्निटिव डोमेन 6 लेवल के साथ है, सेकंड डोमेन अफेक्टिव डोमेन 5 लेवल्स के साथ है, लास्ट वन इज साइकोमोटर डोमेन 6 लेवल के साथ है। कहीं पर 7 लेवल भी बताए गए हैं, परंतु हमारे सिलेबस में, हमारी निम्मी टेक्स्ट बुक में हमें सिर्फ 6 लेवल बताए गए हैं। ठीक है, इसलिए हम 6 पर ध्यान देंगे। अगर कहीं आपको 6 ऑप्शन नहीं देते हैं तो 7 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉग्निटिव डोमेन को कब बताया गया, 56 में। उसके बाद अफेक्टिव डोमेन 1973 और साइकोमोटर डोमेन मैं आपको डाउट सेशन में क्लियर करके बताऊंगी, इट इज़ 72 और 92। आई एम कन्फ्यूजिंग इन दिस, मैं आपको कल रिसर्च करके बता दूंगी कि ये 92 है या 72। ठीक है, ओके। अब हमारी क्या है, अब हम आएंगे, अब आपको कोई भी डाउट है आप बता दीजिए सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। अब हम को रिलेट करने वाले हैं। यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन के कीवर्ड्स हैं, अरेंज, कंबाइन, क्रिएट, डिज़ाइन, इंटीग्रेट, मेक, ऑर्गेनाइज। ठीक है, ये कीवर्ड्स है आपके, इसमें हेल्पफुल है डेमोस्ट्रेट प्लान के ऑब्जेक्टिव में। ओके, अब ये इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी का सिलेक्शन चार्ट मैंने आपके सामने रखा है, ध्यानपूर्वक देखिए। फर्स्ट कॉलम में आपको क्या लिखा है, फर्स्ट कॉलम में लिखा है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा है कॉग्निटिव डोमेन, ये 72 है साइकोमोटर डोमेन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन ब्लूम के द्वारा किया गया है 56 में, अफेक्टिव डोमेन ब्लूम मासिया का अर्थ वही बाय 70 इन 73। ठीक है, साइकोमोटर डोमेन सिम्पसन के द्वारा, साइकोमोटर डोमेन को सिम्पसन टैक्सोनॉमी भी बताया गया है कहीं कहीं पर। ठीक है, एडिशनली मैं बताती हूँ। ठीक है, और ये 72 में प्रतिपादित की गई। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिए, कॉग्निटिव डोमेन फर्स्ट वन इज नॉलेज, ये प्रीवियस मॉडल है, साथ में मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, रिमेंबर, मेमोरी, ये आरबीटी में वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन में फर्स्ट क्या है, रिसीविंग फिनोमिना, रिसीविंग आपने इंफॉर्मेशन रिसीव की। देखिए नॉलेज में क्या है कि आपने ज्ञान लिया, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ली, रिसीव की। परसेप्शन में भी क्या होता है, आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो। सेट का मीनिंग भी यही है कि आप इच्छित है इंफॉर्मेशन रिसीव करने में, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर है आप इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में। देखिए अब हम यहाँ पे कंपेयर करें, नॉलेज में क्या होता है, नॉलेज में आप ज्ञान लेते हो। हमने कहा था कि आप नॉलेज में रिमेंबरिंग स्टेप में क्या होता है, बेसिक नॉलेज रिसीव करते हैं, बेसिक नॉलेज को याद करते हैं, बेसिक फैक्ट को याद करने की कोशिश रखते हैं। रिसीविंग भी वही है कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो। ठीक है, और परसेप्शन और सेट में भी वही है। यहाँ पर देखिए रिसीव कैसे कर पा रहे हो, नॉलेज भी कैसे गेन कर पा रहे हो, आंखों से आपने पढ़ा, क्या वो सेंसेशन में आया है, नहीं। परसेप्शन में हम बता सकते कि आप सेंसेशन के थ्रू सीख रहे हैं, बताइए। अब आप सुन रहे हैं, टीचर बता रहा है कि आप नॉलेज नहीं ले रहे हैं, वो आपको बेसिक फैक्ट नहीं बता रहा है टीचर, कि आप रिसीव नहीं कर रहे हो उसे, बताओ। पहले टीचर ने आपको नॉलेज बताई, ठीक है, कोई बेसिक फैक्ट बताया, आपको कोई बेसिक फैक्ट बताया, ठीक है, वो आपने रिसीव नॉलेज है, टीचर ने आपको कोई फैक्ट बताया, आपने उसे रिसीव किया। ठीक है, रिसीव कर लिया। ठीक है, कैसे किया आपने, अपने कानों से रिसीव किया, अपनी आईज से रिसीव किया। ओके, आ गया आपको समझ में। अब यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन सेट में लेक्चर, रीडिंग, ऑडियो विजुअल, डेमोन्स्ट्रेशन और गाइडेड ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन एंड आंसरिंग पीरियड, ये सभी। अब आपने लेक्चर लिया, लेक्चर अटेंड किया, रीडिंग की, ऑडियो सुना, वीडियो को देखा, डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको टीचर ने बताया, आपको क्वेश्चन आंसरिंग हुई, गाइड किया गया कि आप कैसे कर रहे हो, ये सभी आपके नॉलेज रिसीविंग परसेप्शन में आ गया। यही चीज़ें है
नॉलेज, रिसीविंग, परसेप्शन आप बोल सकते हैं, ये सेम है, ठीक है। नॉलेज में भी आप गेन कर रहे हो, रिसीविंग में भी आप गेन कर रहे हो नॉलेज को, परसेप्शन में भी आप कुछ गेन कर रहे हो, ठीक है। ये आपका क्लियर है? क्लियर नहीं है कमेंट कर दीजिए। अगर आपको इनमें कोरिलेशन, अगर आपको ये सेम नहीं लग रहा है तो आप बता दीजिए कमेंट में, हम इसे भी क्लियर कर लेंगे कल, नो डाउट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन नीचे देखिए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है रिवाइज मॉडल में, एप्लीकेशन रिवाइज मॉडल में अप्लाइंग है। रिस्पॉन्डिंग नेक्स्ट है गाइडेड रिस्पॉन्स और मैकेनिज्म। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि आपने पहले नॉलेज रिसीव की, ठीक है। फर्स्ट में क्या बताया गया है, फर्स्ट यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी में आपको बताया गया है कि आप नॉलेज को पहले रिसीव कर रहे हो कहीं से भी, ठीक है। कैसे? सेंसेशन के थ्रू, टीचर से रिसीव कर रहे हो या फिर खुद पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप कॉम्प्रिहेंशन पर पहुँचे। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग के बीच, रिसीव किया टीचर से, आफ्टर दैट आपने रिस्पॉन्स किया, इसके बीच एक स्टेप आ रहा है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, कि आपने कुछ समझा, उसी के बाद आप रिस्पॉन्स कर पाए, ठीक है। तब हम इसे रिलेट करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन है अंडरस्टैंड करना, एप्लीकेशन है अप्लाई करना। आपने चीज़ को समझा, पहले याद किया फिर उसके बाद समझा, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग से आपने टीचर से पूछा कि ये मैंने सही बताया या नहीं, तो टीचर ने आपको गाइड किया, ठीक है। आपने टीचर को फॉलो किया जो भी आपको टीचर ने बताया, ठीक है। जब आपने फॉलो किया, पहले कॉम्प्रिहेंशन आपने समझा, उसके बाद आपने टीचर से रिस्पॉन्स लिया कि आपने सही किया या नहीं किया। गाइडेड रिस्पॉन्स में आपको क्या मिला कि आपने टीचर को फिर से कॉपी किया। उसके बाद क्या है, आप एप्लीकेशन में पहुँचे, आपने उसे अप्लाई करने की कोशिश की। अब खुद, कि अब मैं खुद करता हूँ, टीचर ने तो मुझे बता दिया है कि ये चीज़ कैसे होगी, अब मैं इसे खुद अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अब जब आपने पहले समझ भी लिया, टीचर से पूछ भी लिया कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, उसके बाद आपने टीचर को कॉपी भी कर लिया कि टीचर ने मुझे कैसे बताया है। आफ्टर दैट आपने अप्लाई किया, कोशिश की अप्लाई करने की। लास्ट में आप किस पे पहुँचे? मैकेनिज़्म में। कितना बताया था मैकेनिज़्म में? हमने अभी साइकोमोटर डोमेन पढ़ा। साइकोमोटर डोमेन में 4 स्टेप में हमने 3rd पढ़ा है, बट 7 स्टेप बताएंगे तो ये 4th होगा। मैकेनिज़्म में क्या बताया था कि आप कितने परफेक्ट हो जाते हो, कि 50% आप अपनी स्किल में परफेक्ट हो जाते हो, दैट इज़ मैकेनिज़्म, ठीक है। आप रिलेट कर पाए इन स्टेप्स को आपस में, कॉग्निटिव और इफेक्टिव डोमेन को, आप साइकोमोटर डोमेन को आपस में समझ पाए, रिलेट कर पाए या नहीं, कमेंट में बताइए, वरना हम इसे कल फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी में, देखिए डिस्कशन, मल्टीमीडिया, CPT, स्कोरेटिक, डिडेक्टिक मेथड, रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज सच एज सर्वे, रोल प्लेइंग, केस स्टडी, फिश बॉल्स एक्सेट्रा, ये सभी आप इसके थ्रू सीख पाएंगे, ठीक है। डिस्कशन से आपने सीखा है, डिस्कशन के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर पाए। आपने मल्टीमीडिया कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग की, उसके थ्रू आप सीख पाए, ठीक है। ये सभी है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी में आपने ये सब सीखा, ये सब है जो यहाँ पर, ये सब आप इन स्टेप्स के द्वारा सीख पाए हैं, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, कॉग्निटिव डोमेन का 4th है एनालिसिस। ओल्ड मॉडल में कहा गया है एनालिसिस, रिवाइज में इसे कहा गया है एनालिसिस या फिर एनालाइसिंग। अगर आप ING वर्ड यूज करें तो सभी में करें, नहीं करें तो किसी में भी मत करें, ठीक है। अब देखिए अफेक्टिव डोमेन में वैल्यूइंग, और साइकोमोटर डोमेन में कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। अब देखिए एनालाइजिंग में आपने अभी तक देखिए यहाँ पर जितने भी मैकेनिज्म तक आप पहुँचे थे कि आप 50% श्योर हो चुके हैं अपनी स्किल में, तब आप खुद उसे एनालाइज करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, सिमिलैरिटी चेक करते हैं। वो किस में आता है? एनालाइजिंग में। क्या हमने वैल्यूइंग में यही नहीं पढ़ा? क्या आपने क्या आपके टीचर ने आपको रिस्पॉन्स किया, उसके बाद आप कोशिश करते हैं उसे देखने की कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, उसमें सर्च करते हैं आप, दैट कम्स इन वैल्यूइंग। कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स में क्या था कि आप यहाँ पर वैल्यूइंग करने के बाद आप काफ़ी हद तक श्योर हो जाते हो, अपनी स्किल को 50% जो है आप बिना हेजिटेशन के कर लेते, दैट कम्स इन
कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स। यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी में क्या बताए, OJT ऑन द जॉब ट्रेनिंग, practice by doing, some direction or coaching is required, simulated job training to include CBT simulation। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए आपने एनालाइज किया, वैल्यू दी आपने अपने काम को, और आपका रिजल्ट कहाँ तक पहुँच जाता है कि आप बिना हेजिटेशन के, बिना तोड़ फोड़ के अपनी स्किल को परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर रिलेट कर पाए या नहीं ये भी बता दे, वरना हम फिर से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी को, यूज़ इन रियल सिचुएशन ऑल्सो मे बी ट्रेन बाय यूजिंग सेवरल हाई लेवल एक्टिविटी कपल्ड विद OJT। OJT क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ओके, सिंथेसिस को मैंने क्या बताया था, ओल्ड मॉडल का वर्ड है सिंथेसिस, और ये सेकंड लास्ट स्टेप है, जबकि रिवाइज टेक्सोनॉमी में इसे फाइनल स्टेप दिया गया है। आप यहाँ पर ध्यान दें, मैंने 5 और 6 इसलिए नहीं किया है और यहाँ पर सिंथेसिस ओल्ड वर्जन का ऑर्डर है 5th स्टेप में, और रिवाइज में ये 6th है। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि क्रिएट करना। ठीक है, पहले यहाँ तक आप कहाँ पहुँच गए थे, एनालाइज स्टेप तक आप पहुँच गए थे, आपने एनालाइज कर दिया, वैल्यू दे दी, अपने काम को प्रेफर कर दिया है आपने अपने काम को कि मैं कहाँ गलत कर रहा था, आपने वैल्यू दी उसे कि यस ये मुझे करना है या नहीं करना है। उसके बाद आप किस में पहुँच गए, क्रिएटिंग में पहुँच गए। ठीक है, यहाँ पर आपने क्रिएट करने के लिए, क्रिएट में किसे किसे सिमिलर बताया गया है, क्रिएट में देखिए ऑर्गेनाइज वैल्यू इनटू प्रायोरिटीज़। इसमें क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज में हम क्या करते थे कि ग्रुप में बैठ के सिमिलरिटीज़ देखते थे, एक दूसरे के आइडियाज़ को देखते थे, समझते थे। और अडॉप्शन में क्या बताया गया था कि अडॉप्शन में आप टोटली श्योर होते हैं अपनी स्किल के लिए, परफेक्टली आप अपनी स्किल को कर पाते हैं। यहाँ पर देखिए इन सभी को क्या बताया गया है, यूज़ इन रियल सिचुएशन ऑल्सो मे बी ट्रेन बाय यूजिंग सर्वर हाई लेवल ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें क्या है कि आप हाई लेवल की एक्टिविटी कर रहे हैं, अब आप बेसिक लेवल में नहीं है, ये जो आप क्रिएट कर रहे हैं 100% आप श्योर करें, ग्रुप डिस्कशन करें, ये हाई लेवल एक्टिविटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6th है इवैल्यूएशन, ओल्ड टेक्सोनॉमी में इवैल्यूएशन 6 है, जबकि रिवाइज में ये 5th है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंटरनलाइजिंग वैल्यू दिया गया है, जबकि हमारे पास वर्ड क्या है, ये यहाँ पर इंटरनलाइजिंग है, नो प्रॉब्लम, बट इसका मीनिंग है कैरेक्टराइजिंग। ठीक है, 7th है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है क्रिएट करना। नॉर्मली डेवलप ऑन ओन, मतलब कि अपना सेल्फ स्टडी के थ्रू अब तक आपकी जितनी भी इवैल्यूएशन रही है उस पर, उसके बेस्ड आपको अपना न्यू मॉडल तैयार करना है। दैट कम्स इन इवैल्यूएशन, इंटरलाइजिंग, करेक्टराइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये था ये चार्ट। यहाँ देखिए हमने ये कोशिश की कि हम जो कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन है, हमने ये कोशिश की काफ़ी हद तक उनके मीनिंग सेम है, बट स्किल उन्होंने बताया है कि अगर आप दिमाग से सीखोगे तब भी आप पढ़ पाओगे, अगर आप दिल से पढ़ना चाहते हो, आपकी इच्छाएं हैं, आप मोटिवेटेड है, आपका इंटरेस्ट है, ये आपकी पढ़ाई में हेल्प करेगा। अगर आप बार बार प्रैक्टिस से सीखते हैं, आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, फिर भी अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, आप क्लास में अगर आपको कहते हैं कि आप क्लास के अच्छे बच्चे नहीं हैं, वो शाइन स्टार नहीं है क्लास के, तो नो प्रॉब्लम, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। साइकोमोटर डोमेन कहता है आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आप फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट रैंक पर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा, हमने जो ये रिलेट करने की कोशिश की इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी को चार्ट के द्वारा। ठीक है, अगर आपको डाउट है इसमें तो कमेंट कर दीजिए। हम कल हमारा जो है डाउट ही सेशन रहेगा, आपके डाउट्स पर रहेगा, और कल सैटरडे है तो मतलब कि हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी कंप्लीट है। ठीक है, कल हम क्वेश्चनिंग भी करेंगे, आपके डाउट भी क्लियर करेंगे, और नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हाँ MCQ लाएंगे आपके लिए। MCQ नहीं लाएंगे, मल्टीपल चॉइस में नहीं दूंगी आपको आंसर खुद ही देने हैं। और रिवीजन है हमारा कल ब्लूम टैक्सोनॉमी में, आपको समझ नहीं आया कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फिर से इसी तरह से आपको डाउट क्लियर करूँगी। और क्या है,
हाँ, जिसने प्रीवियस नहीं चेक किया है, 3 क्लासेज हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी पर है। फर्स्ट में हमने देखा था, हमने रिलेट किया था कि क्या चेंजेस है। फर्स्ट वन इज़ टर्मिनोलॉजी चेंज, सेकंड इज़ स्ट्रक्चर चेंज, ठीक है, सिंगल डायमेंशन और डबल डायमेंशन, ठीक है। ओल्ड सिंगल डायमेंशनिंग है और न्यू मॉडल 2 डायमेंशन है। और सेकंड लेक्चर में हमने कॉग्निटिव का ओल्ड और न्यू वर्जन पढ़ा था, ठीक है, अच्छे से पढ़ा है हमने। बच्चों के रिस्पांस भी थे, बच्चों को कन्फ्यूज़न भी थी, बच्चों की कन्फ्यूज़न थी कि सिंथेसिस को वो इवेल्युएट कर रहे हैं न्यू मॉडल में, जबकि सिंथेसिस क्रिएट में चेंज हुआ है, ठीक है। ये सब हमने सेकंड क्लास में देखा। थर्ड क्लास हमारी ये आज की है, इसमें हमने अफेक्टिव डोमेन पढ़ा है, आपके डाउट्स भी क्लियर किए हैं, कुछ साइकोमोटर डोमेन पढ़ा है। लास्ट में हमने क्या किया है, इन तीनों डोमेन को, तीनों लर्निंग डोमेन को आपस में रिलेट भी किया है, ठीक है। फिर भी आपको किसी को भी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई में जितना बता सकूंगी मैं बताऊंगी। नहीं बता पाऊंगी, बहुत से बच्चों के कमेंट आते हैं तो नहीं, स्किप हो जाते हैं कमेंट आपके, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डाउट को इसी तरह क्लियर करूंगी जैसा आज किया है। कमेंट को आपके स्क्रीन पर रखे है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन, कोई डाउट बता दीजिए। अगर आप कमेंट में भी नहीं बता पाते हैं, अगर आपने लाइव क्लास नहीं देखी है, अगर आपने बाद में वीडियो को चलाया है तो नो प्रॉब्लम, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना डाउट बता दीजिए, मैं वो भी आपके लिए यहाँ पर बताऊँगी, ठीक है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट मंडे से हमारा टेस्ट शुरू हो जाएगा, मतलब कि टेस्ट पहला चैप्टर है, टेस्ट एंड इवैल्यूएशन। ब्लूम टैक्सोनॉमी फर्स्ट है, टेस्ट एंड इवैल्यूएशन सेकंड है। अब हम टेस्ट को पढ़ेंगे अच्छे से, टेस्ट कैसे प्रिपेयर करता है, टेक्स्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये सभी अब हम मंडे से शुरू करेंगे, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है बता दीजिए, नो प्रॉब्लम। बहुत कम बच्चे अपने डाउट बताते हैं, 24 ज्वाइन करेंगे, 30 बच्चे ज्वाइन करेंगे तो उनमें से 6 और 7 बच्चे अपना डाउट बताते हैं। आप सभी बताइए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड आफ्टरनून अगेन। कल की क्लास ज्वाइन कीजिए, कल हम अच्छे से डाउट क्लियर करेंगे आपके, ठीक है। सभी के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।